इस्लामाबाद में एक समोसा 40 रुपए का है, लेकिन पाकिस्तान के नौजवान के मुस्तकबिल की कीमत सिर्फ 32 रुपए लगाई गई है। और फिर हम पूछते हैं कि मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। असेंबली सेशन में शर्मिला फारूकी ने ये क्यों कहा, आइए हम इस पर नजर डालते हैं। सर, मैंने इस बजट के अंदर यूथ के लिए कुछ नहीं देखा। इस्लामाबाद में एक समोसा भी 40 रुपए का मिलता है और आपने अपने नौजवान की कीमत जो है 32 रुपए लगा दी, एक समोसे से भी कम। पाकिस्तान अपनी जीडीपी का तकरीबन 2% से भी कम एजुकेशन पर खर्च करता है। ऑन द अदर हैंड, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत अपनी जीडीपी का 4% एजुकेशन एंड यूथ डेवलपमेंट पर सर्व करता है और लार्ज स्केल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाता है। बांग्लादेश, जो एक वक्त पाकिस्तान से इकोनॉमिकली काफ़ी पीछे था, अब अपने एनुअल बजट का 10 से 20% हिस्सा एजुकेशन और यूथ डेवलपमेंट पर लगाता है। और शायद यही वजह है कि आज बांग्लादेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट 79% है, जबकि यूथ लिटरेसी 94% पर है। और अगर हम यूरोप के छोटे मुल्क फिनलैंड को देखें तो वो अपनी जीडीपी का 6% से ज़्यादा सिर्फ एजुकेशन और यूथ डेवलपमेंट पर लगाता है। रिजल्ट, फिनलैंड जैसा मुल्क दुनिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम्स में काउंट होता है और उसका यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सट्रीमली लो है। तो फिर पाकिस्तान का पैसा जाता कहाँ है? मसला ये नहीं कि पैसा कम है, मसला ये है कि प्रायोरिटीज़ गलत हैं। पाकिस्तान के फेडरल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा डेट सर्विसिंग यानी कर्ज उतारने में जाता है। हमारा एनुअल बजट का लगभग 40% से भी ज़्यादा बजट मुल्की कर्जों को उतारने में जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर डिफेंस स्पेंडिंग है। हमारे बजट का तकरीबन 15 to 20% हिस्सा डिफेंस पर सर्व होता है। और फिर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव और रनिंग कॉस्ट्स, जिस पर बजट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन लगता है। इंडिया भी अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा डेट सर्विसिंग में स्पेंड करता है, लेकिन उसके सेंट्रल बजट में इंटरेस्ट पेमेंट्स का हिस्सा करीबन 25% है, जबकि डिफेंस पर तकरीबन 13% खर्च होता है। यानी पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया अपने बजट का काफ़ी कम हिस्सा कर्जों के सूद अदा करने में देता है। बांग्लादेश की सूरत हाल भी काफ़ी दिलचस्प है। बांग्लादेश का डेट बर्डन पाकिस्तान से काफ़ी कम है, इसीलिए उसका डेट का एक मामूली हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाता है। नतीजा ये है कि उसके पास एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फिस्कल स्पेस बच जाती है। और अब करोड़ों का सवाल ये है कि ये कर्ज आखिर बना कैसे? अगर कर्ज फैक्ट्रीज लगाने के लिए लिया जाता, अगर कर्ज यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर्स, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज और यूथ स्किल्स पर लगाया जाता, तो आज मुल्क कर्ज के बोझ तले दबा ना होता। मसला सिर्फ कर्ज नहीं, मसला गलत प्लानिंग, शॉर्ट टर्म सोच और क्रॉनिक मिसमैनेजमेंट का है। हर चंद साल बाद नया कर्ज लिया जाता है और फिर कर्ज लेने के बाद सवाल उठता है कि अब इस कर्ज का क्या किया जाए, और इन्वेस्टमेंट कर भी लें तो नेशनल रिटर्न कहाँ से निकलेगा। और फिर ऑलरेडी लिए हुए कर्ज को अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज लिया जाता है और फिर उस नए कर्ज को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज। ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं, ये कर्जों का एंडलेस लूप है। सिंगापुर ने कर्ज से पोर्ट्स और इंडस्ट्रीज बनाए, साउथ कोरिया ने कर्ज से टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर खड़ा किया, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंड किया। आज भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस अरबों रुपए का नुकसान कर रही हैं। पीआईए का हाल तो आपके सामने है कि कैसे उसे औने पौने दाम बेचा गया। सर्कुलर डेप्थ हर साल बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं, टैक्स बेस बढ़ाने के बजाय वही चंद लोग टैक्स देते रहते हैं और नतीजा ये है कि 25 करोड़ आवाम में से सबसे ज़्यादा कीमत नौजवान अदा कर रहे हैं। एक तरफ डिग्री होल्डर्स बेरोजगार फिर रहे हैं, दूसरी तरफ स्किल्ड लेबर की कमी की वजह से इंडस्ट्रीज कंप्लेन कर रही हैं। यानी सिस्टम ना जॉब्स क्रिएट कर रहा है, ना स्किल्स क्रिएट कर रहा है और ना ही फ्यूचर को प्लान कर रहा है। जब हुकूमतें 5 साल के इलेक्शन साइकिल के मुताबिक सोचती हैं और 25 साल के नेशनल विजन के मुताबिक नहीं, तो मुल्क भी मुस्तकबिल नहीं बनाता और आखिर में अंडे, कट्टे और बच्चे बेचने वाले नौजवान ही रह जाते हैं। और शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पैसों की कमी नहीं, बल्कि प्लानिंग की कमी है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लोकेशन हमारे पास है, यूथ हमारे पास है,
जिस चीज़ की कमी है वो है लॉन्ग टर्म गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और वो लीडरशिप जो कर्ज लेने के बजाय दौलत पैदा करने का प्लान रखती हो। जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा कर्जों का सूद हो, दूसरा बड़ा खर्चा डिफेंस हो और फिर गवर्नमेंट मशीनरी को चलाने के खर्चे हों, तो यूथ किस नंबर पर आता है? उस मुल्क में जहां 16 करोड़ से ज़्यादा नौजवान हो, यूथ डेवलपमेंट बजट सिर्फ 5 अरब रुपए हो, तो फिर ये बजट का मसला नहीं रहता, ये प्रायोरिटी का मसला बन जाता है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये है कि पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के चंद मुल्कों में से है जिनके पास एक ही वक्त में एग्रीकल्चर, पोर्ट्स, मिनरल्स, एनर्जी कॉरिडोर्स और 25 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन जैसे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं। बलूचिस्तान में रिकोडेक और सैंडक जैसे प्रोजेक्ट्स में सोने और कॉपर के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जिनकी कीमत अरबों डॉलर्स तक पहुंचती है। पाकिस्तान के पास गवादर और कराची जैसे पोर्ट्स हैं जो साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया को जोड़ सकती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड हब बन सकती है। अगर यूटिलाइज किया जाए तो पाकिस्तान के पोर्ट्स पाकिस्तान को अगला दुबई बनाने की सलाहियत रखते हैं। और फिर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान दुनिया के बड़े राइस एक्सपोर्टर्स में शामिल है और उसकी ओवरसीज वर्कफोर्स हर साल $30 बिलियन से ज़्यादा रेमिटेंस मुल्क भेजती है। मैं फिर वही कहूँगी, मसला रिसोर्सेज का नहीं, मसला प्रायोरिटीज़ का है। जब हमारे पास पोर्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो फिर हमारी सबसे कीमती दौलत हमारा यूथ बजट की प्रायोरिटी क्यों नहीं?